नमस्कार, मैं हूं सचिन भारती और आप देख रहे हैं बरेली। आज का समय यानी इस दौरान जो ये दिन चल रहे हैं, ये राजनीति का दौर है। राजनीतिक चुनाव चल रहे हैं, बहुत सारी जगहों पर चुनाव हो भी चुके हैं, बहुत सारी जगहों पर चुनाव होना भी बाकी है। हर तरह का वर्ग कहीं ना कहीं राजनीति से अछूता नहीं है। हर व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं राजनीति को लेकर कशमकश है और बहुत सी बातें हैं जो वो कहना चाहता है। आज हमारे साथ बुद्धिजीवी लोगों का एक पैनल मौजूद है, जिसमें हम लोग ये चर्चा करेंगे कि वर्तमान राजनीति किस दिशा में जा रही है और आगे चलकर क्या होने वाला है इस देश में। तो हमारे साथ कुछ गणमान्य लोग हैं, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण गणमान्य व्यक्ति हैं जो दिल्ली से हमारे बीच आए हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं और बहुत सारे अखबारों में उन्होंने काम किया हुआ है और आज इत्तेफाक से वो बरेली आए हुए हैं। तो हमारी उनसे मुलाकात हुई। उनका नाम है उमाकांत जी। उनसे अभी चर्चा करेंगे, वो हमारे बीच में विराजमान है उमाकांत जी। उनसे भी अभी चर्चा करेंगे, बहुत सारी बातें इनके विषय में जानेंगे। साथ साथ हमारे साथ संजीव जी हैं, जो कि व्यवसायी भी हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं। साथ साथ अखिलेश जी हैं, जो कि इस समय व्यवसायी हैं और वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं। उनके साथ साथ महबूब आलम जी हैं, जो कि वर्तमान में अमर उजाला में कार्यरत हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनके साथ अंचल जी अहरी जी हैं, जो कि बरेली कॉलेज के एनसीसी डिपार्टमेंट में हैं और तमाम मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखते हैं। और उसके साथ साथ इनर स्माइल केयर के डायरेक्टर, जो कि ऊर्जा विज्ञान पर काम करते हैं, विशेष कुमार जी भी हैं। तो इन सभी लोगों से चर्चा करेंगे हम वर्तमान राजनीति का परिदृश्य आजकल के समय में क्या है, इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत उमाकांत जी से ही करता हूं और उमाकांत जी से ही हम जानते हैं कि आज की जो राजनीति है और आज की जो पत्रकारिता है, उन दोनों के बीच में सामंजस्य कैसा है, इस विषय में जानते हैं। उमाकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मेरा थोड़ा अजीब सा है, क्योंकि आप पत्रकार भी रहे हैं और वर्तमान राजनीति पर अपनी राय रखते रहे हैं, तमाम जगह लिखा है आपने। दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो निकटता भरा है, दूरस्थ है, या फिर एक दूसरे में समाहित है? पहले तो आपके जो दर्शक हैं उनको मेरा अभिवादन है और आपके चैनल के ज़रिए आपके तमाम जो दर्शक हैं उनसे रूबरू होने का मौका मिला है। तो पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपके ज़रिए आपके दर्शकों से संवाद हो रहा है। हालांकि ये सिंगल वे संवाद है, दूसरे वो मेरे से सवाल नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन चूँकि आपने प्रश्न लोकतंत्र और पत्रकारिता को लेकर के किया है, तो मैं ये मानता हूँ कि लोकतंत्र और पत्रकारिता दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है भारत के संदर्भ में, भारत के संविधान के संदर्भ में। क्योंकि देखिए, भारत में जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है और जो पत्रकारिता है, वो भारत के संविधान में जो वैल्यूज़ हैं उसमें निहित है सारी चीज़ें। और जब हम भारत के संविधान की बात करते हैं और डेमोक्रेसी की बात करते हैं, पत्रकारिता की बात करते हैं, तो कोई भी डेमोक्रेसी अगर उसमें पत्रकारिता, स्वच्छंद पत्रकारिता या स्वतंत्र पत्रकारिता या निर्भीक पत्रकारिता अगर जीवित नहीं है तो वो लोकतंत्र सुरक्षित नहीं रह सकता। चाहे वो बरेली हो, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो दुनिया का। तो लोग कहते हैं कि देखिए, सरकार की आलोचना, लोग कहते हैं कि सरकार की आलोचना, मीडिया सरकार की आलोचना करता है, सरकार की। मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार जो चलती है वो पॉलिसीज से चलती है। सरकार को जो लोग वोट करते हैं तो वो उस सरकार के बारे में अच्छा, उस सरकार के बारे में बुरा, तो ये सारी चीज़ें जो मानदंड लोगों के दिमाग में होते हैं, जो प्राथमिकताएं होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की पॉलिसीज़ के बारे में, तो जब कोई पॉलिटिकल पार्टी सरकार में आती है और वो जो पॉलिसीज़ पर जिन पे उनका यकीन है, उनको जब वो लागू करते हैं, ज़मीन पर लागू करते हैं, और जब ज़मीन पर लागू करके उन की योजनाओं को लागू करने के जो नतीजे निकलते हैं, वो नतीजे अच्छे भी हो सकते हैं, ख़राब भी हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो एक जागरूक मीडिया है या जागरूक पत्रकार हैं, उन पॉलिसीज़ को लेकर के उस सिस्टम से सवाल पूछते हैं। तो एक किस्म से अगर आप पॉलिसीज़ को लेकर के, नीतियों को लेकर के कोई मीडिया अगर सरकार से सवाल पूछता है तो और उस पॉलिसी की जो बारीकियां हैं, जो कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों को अगर उजागर करता है या एक्सपोज करता है, तो वो सरकार की और डेमोक्रेसी की, ये मैं कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात कही उमाकांत जी। मैं महबूब आलम जी से जानना चाहूँगा। महबूब आलम जी इस समय वर्तमान में भी पत्रकार हैं। महबूब जी, क्या एक पत्रकार को सरकार के प्रति मुखर होना चाहिए? कितना बोलना चाहिए, कितना लिखना चाहिए? क्या उसका एक कोई मापदंड है, कोई एक खांचा है इस तरीके का? देखिए, ऐसा भी ये तो ठीक है कि जो गवर्नमेंट है उसकी अगर कोई खामियां है तो ये पत्रकार का तो एक नैतिक दायित्व है कि उसको उठाए। और मुझे लगता है कि हम ये पत्रकारिता को ये सोच के करें कि हम सरकार से सवाल उठा रहे हैं तो हम उसके दुश्मन हो गए, ऐसा नहीं है।
बल्कि इसमें एक पॉजिटिविटी ये आती है कि जब हम सरकार के सामने सवाल उठाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम कहीं जनता के हित में भी बात कर रहे हैं और सरकार के हित में भी बात कर रहे हैं, तो वो एक दोस्त के तरीके से उसको लिया जाना चाहिए कि एक दोस्ती ही जो है वो सही सवाल उठा सकता है और वही उसको राय दे सकता है। तो मुझे लगता है कि एक पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए आदमी को एक दोस्ताना तरीके से बिल्कुल क्रिटिसाइज़ भी करना चाहिए और उसको सुझाव भी देना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि पत्रकारिता वैसे तो आम जनता के लिए है। हम पहली हमारा कर्तव्य ये है कि हम आम आदमी की आवाज़ बने। तो हम जब आम आदमी की आवाज़ बनेंगे उसके दुख दर्द को हम उठाएंगे और वही जो है एक सच्ची पत्रकारिता है, क्योंकि सरकार किसके लिए है? जनता के लिए। अदालतें किसके लिए हैं? जनता के लिए। पत्रकारिता किसके लिए? जनता के लिए। प्रशासन जनता के लिए। जब सब कुछ जनता के लिए है और हम जब उसके ख़िलाफ़ जाके काम करेंगे, जनता की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ करेंगे, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को कहीं ना कहीं आ गई इसमें। मैं अखिलेश जी से भी जानना चाहूँगा, ये भी वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं। अखिलेश जी, पत्रकारिता का धर्म महबूब जी ने बताया कि होना चाहिए काम करने के लिए, पर क्या उंगली उठाना चाहिए? और उंगली उठाने के एवज में अगर आपको दुत्कार या कुछ और मिलता है, उसके में शाबाशी मिलती है, दोनों चीज़ों पर, तो उसको किस तरीके से लेना चाहिए एक पत्रकार? अखबार नवीस की ड्यूटी ये बनती है कि जो सरकार में बैठे हैं, भाई जनता के लिए सरकार बनी है और सरकार का धर्म है कि वो जनता के बारे में सोचे और उनका ध्यान रखे। पहले समय में ये होता था कि राजा भेष बदल के अपनी प्रजा का हाल जानने निकलता था और कहीं उसे कहीं कोई दिक्कत महसूस होती थी और समस्याएं उसको लगती थी कि हाँ भाई यहाँ हमारी प्रजा इस वजह से दुखी है, तो उससे संबंधित जो व्यक्ति जिम्मेदार होता था वो उसके खिलाफ एक्शन लेता था। तब मीडिया नहीं था, अब मीडिया है, तो ये काम मीडिया बखूबी निभा सकता है और सरकार को भी निंदक को नज़दीक रख के वो जनता के बारे में बेहतर काम कर सकती है। अब अगर मीडिया को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा और मीडिया क्षेत्र से जुड़े लोग अगर किसी पार्टी की तरह काम करेंगे, तब फिर ना जनता का भला होगा ना सरकार का भला होगा। मेरा व्यवसाय भी हैं संजीव जी। एक व्यापारी वर्ग, अगर मैं व्यापार के दृष्टिकोण से पूछूं, तो एक व्यापारी वर्ग किसकी नीतियों के साथ ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, या मतलब किसकी नीतियाँ उसके लिए ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं, और किस तरीके से वो ये चाहता है कि कोई भी जो सरकार आए वो उसके लिए काम करे, उनके विरोध में या उनको परेशान करके काम ना करे? तो इस विषय में आप क्या कह सकते हैं? सरकार तो देखा जाए तो कोई नहीं चाहती कि उसके व्यापारी परेशान हो ना। और मध्यम वर्ग विश्व में सबसे बड़ा मध्यम वर्ग हिंदुस्तान में है और यहाँ की इकोनॉमी चलाने वाला ही मध्यम वर्ग है। और व्यापारी अगर आप जोड़ें तो 90% व्यापारी मध्यम वर्ग का है और सरकार को उनका ध्यान करना चाहिए। लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं, जीएसटी को लेके बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसको समझना मुश्किल है, उसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है। और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि वो जिस तरीके से अब ऑनलाइन सब कुछ चलने लगा है, व्यापारी उतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसके पास इतना सिस्टम भी नहीं है, उसकी इतनी पूंजी नहीं है, उसके ऊपर खर्चे बहुत हैं, महंगाई बहुत है। फिर ऑनलाइन ने बिजनेस को ख़त्म किया। घर घर आदमी पहुंच जा रहा है, घर घर आपके दरवाजे पे सामान लेके खड़ा है, आपको वापस भी ले रहा है, ले भी रहा है। उसके पास 6 करोड़ प्रोडक्ट अमेज़ोन के पास हैं, फ्लिपकार्ट के पास इतने बड़े, कोई व्यापारी रख ही नहीं सकता। पूंजी एक तरफ सेंट्रलाइज होती जा रही, पूंजी एक तरफ भागती जा रही। आम आदमी के पास पूंजी, वो सिर्फ आटा दाल तक रह गई है। लोग टी शर्ट से लेके सुई से लेके सब कुछ नेट पे ख़रीदना चाहते हैं। 24 घंटे परचेजिंग हो रही है और वो जो ऑनलाइन से धोखाधड़ी हो रही है उसको कुछ समझ नहीं पा रहा। आप मंगाइए तो पता लगा वो आपने जो आइटम मंगाया वो उसमें आधा निकलता है, कभी ख़राब निकलता है, कभी कुछ होता है। और अवेयरनेस कहाँ से आएगी? खाली मोबाइल से थोड़ी आने वाली है। तो छोटे दुकानदारों का भी नुकसान हो रहा है? नहीं, छोटे दुकानदार तो ख़त्म होते जा रहे हैं। अभी बैंक करप्ट देखिए कितना है, एनपीए देख लीजिए कितना है, एनपीए बढ़ता चला जा रहा है। आप बांटे चले जा रहे हैं, 10-5 लाख रुपए से दुकान खुलती नहीं, उससे इतनी कमाई कस्टमर होता नहीं, तो काम कैसे करेगा वो? ये बहुत विकट स्थिति है, मध्यम वर्ग के लिए तो बहुत ही ख़राब स्थिति है। जो सरकार है उसको व्यापारियों को लेके क्या मतलब सही बनाना चाहिए? नहीं, और सरल करना चाहिए ना। जब तक ये ऑनलाइन ख़त्म नहीं होगा तब तक व्यापारियों को भला होने वाला है ही नहीं। ये ख़त्म हो जाएगा, ये सेक्टर ही ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है कि व्यापारियों के ऑनलाइन चीज़ों से बड़ा नुकसान भी होता है, जैसे इन्होंने बताया व्यापारियों के साथ। और भी बात करते हैं।
हम बात करते हैं, हमारे साथ अंचल जी हैं जो कि एक सरकारी विभाग में हैं। अंचल जी, व्यापारी वर्ग की अपनी एक परेशानियां हैं। देखिए, कोई भी सरकार होती है उसकी अपनी नीतियां होती हैं, अलग अलग तरीके की नीतियां होती हैं, तो उस नीतियां का अल्टीमेटली जो प्रभाव है वो आम आदमी पर ही पड़ता है। हम सब आम आदमी हैं। व्यापारी वर्ग की अलग समस्याएं हैं। सरकारी व्यक्ति क्या सोचता है इस विषय में, इनकी नीतियों के विषय में, इस गवर्नमेंट की या पिछली गवर्नमेंट या और गवर्नमेंट जो भी आएंगी, या फिर नीतियाँ बेसिकली आपके लिहाज से, आपके हिसाब से, आपके नज़रिए से क्या होनी चाहिए? देखिए, वास्तविकता यही है कि सभी लोगों का अपना अपना बात है। और आपने जहाँ तक कर्मचारियों की बात की, हम लोग सरकार के हाथ पैर हैं। हम चुनाव भी कराते हैं, हम उनकी पॉलिसीज़ को नीचे तक लेके जाते हैं। लेकिन आज जो कर्मचारी समाज के अंदर समस्या सबसे बड़ी ये है कि पदों के सापेक्ष भर्तियां नहीं हो रही हैं। लोग संविदा पे आ रहे हैं, उनसे कम पैसों में काम कराया जा रहा है, कम जिम्मेदार हैं, वो जिम्मेदारी नहीं उठाते। और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा चरम पर है, काम का बोझ बहुत बढ़ गया है। इसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम लोग प्रोडक्टिव होकर और अच्छा काम सरकार के लिए करें। भय से, प्रेशर से काम खराब होता है, स्नेह के साथ, मित्रता के साथ अच्छा काम होता है। पॉलिसीज़ और अच्छे से लागू होंगी यदि भरपूर सरकारी कर्मचारी या जो भी पॉलिसी को लागू करने वाले लोग हैं वो पूरी उनको सुविधाएं मिलें, वो होना चाहिए। और एक हमारे समाज की एक और बड़ी मांग है, पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। मैं इस मंच के माध्यम से उसको भी कहता हूं कि पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। नई पेंशन से लोगों को बहुत दिक्कत है, उनसे आक्रोश है। मैं उमाकांत जी के पास पुनः आता हूँ। चूँकि हम लोगों ने बात राजनीति से शुरू करी थी और राजनीतिक परिदृश्य इस समय समाज में चल रहा है, इस समय पूरे देश में चल रहा है। उमाकांत जी, ये तो सबकी ने अपने अपने जहन की बात, अपने समय के या अपने समस्याओं के विषय में बताया। क्या वर्तमान राजनीति जैसी चल रही है, जो आपके दृष्टिकोण से आपको दिख रही है, क्या ये ऐसी चलनी चाहिए या इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए? क्या ये सही है, गलत है, ज़्यादा है, कम है, निष्ठुर है, कोमल है? ये राजनीति कैसी है, किस दिशा में ले जा रही है, देश को कहाँ ले जाएगी, इस विषय पर प्रकाश डालिए। देखिए, जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि लोगों का, जनता उस पैमाने पर वोट डालने नहीं जा रही है। वोट डालने क्यों नहीं जा रहे? जो मेरी अपनी इन्वेस्टिगेशन की, मैंने कई जगह घूमा हूँ मैं फिर, और मुझे लोगों ने ये बताया कि वो वोट डालने इसलिए नहीं जा रहे हैं कि ज़मीन पर कुछ बदलाव की उम्मीद नहीं है। और ऐसी सरकार आएगी, झूठे वादे करेगी, और फिर ये सरकार, इसी तरह के लोग या इसी तरह का नया सेटअप देश में सरकार में आएगा, और उसका नतीजा ये निकलेगा कि लोगों की जो समस्याएं हैं, लोगों की जो शिक्षा की समस्याएं हैं, लोगों की जो तकदीर है, उन सारे मुद्दों पर कोई बहस कुछ अच्छा देश में होने वाला नहीं है। तो देखिए, सरकार का, मुझे भारत जैसे देश में, जो बहुत गरीब मुल्क है, डेवलपिंग कंट्री, विकासशील देश की गिनती में कहा जाता है, लेकिन अब तो लेटेस्ट जो फिगर आई हैं दुनिया की कि वो गरीब देशों की सूची में शामिल हो गया है। उसका कारण क्या है? सबसे पहले कि जो हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो हमारे बेरोज़गार लोग हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दूसरा ये कि हमारा जो एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है, सबको समान शिक्षा, वो जो चुनौतियां हैं आज, लोकतंत्र की असली चुनौती यही है कि जिन लोगों के लिए वो लोकतंत्र में सरकार बनी है, जिन लोगों के वेलफेयर के लिए सरकार बनी है, जिनके लिए कल्याण के लिए वो सरकार बनी है, वो उन कसौटियों पर खरे नहीं उतर रही है। और बजाय इसके ऐसे मुद्दे जिनका इस देश के रोजी रोटी, रोज़गार, इस शिक्षा से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो मुद्दे लोगों के मानस पटल पे लाए जा रहे हैं। और जनता की जो असली इश्यूज़ हैं, जनता के जो असली मुद्दे हैं, वो मुद्दे आने वाली जनरेशन का क्या होगा? तो तमाम तरह के जो मुद्दे हैं, तमाम तरह के जो सवाल हैं, ये मुझे लग रहा है कि इस चुनाव में जनता को वोट डालना चाहिए। और ये सारे मुद्दे जो हमने और आपने आज चर्चा की इस छोटी सी परिचर्चा में, उन मुद्दों को सरकार को जनता को भी ध्यान देना चाहिए, सरकार को भी अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी, ऐसा मैं मानता हूँ। जी, बहुत अच्छी बात कही उमाकांत जी ने कि अब चर्चा समाप्त कर रहे हैं। हमारे साथ अंतिम हमारे एक गेस्ट हैं विशेष कुमार जी, जो कि इनर एस्पाइल के डायरेक्टर हैं और ऊर्जा विज्ञान पर कार्य करते हैं। तो मैं इनसे राजनीति का ही सवाल लूँगा। विशेष जी, राजनीति, जैसे सर ने बताई इतनी सारी चीज़ें, सरकार के जो नेतागण हैं वो अपनी अपनी बातें कर रहे हैं अपने अपने मंचों से, वो मंगलसूत्र और धर्म और मंदिर और ये सब बातें कर रहे हैं। विपक्ष इन सब मुद्दों, जैसे सर ने बताया, विपक्ष इन सब मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कराना चाह रहा है, यानी आरोप वो उन पर लगा रहे हैं, वो उन पर लगा रहे हैं। ये वर्तमान राजनीति आपके हिसाब से किस दिशा में जा रही है? देखिए, देश जो है राजनीति से चलता है और संविधान से चलता है।
अगर वर्तमान की स्थिति देखी जाए हिंदुस्तान की राजनीति में, एक बहुत बड़ा फेरबदल हो चुका है। अब देखा जाए कि वर्तमान में जो पार्टी है, सरकार है, ऐसा क्या कर रही है जो अन्य पार्टियां नहीं कर पा रही हैं। एक सिद्धांत को समझिए, आखिर वो ऐसा क्या कर रही है जिसके पीछे आज पूरी पब्लिक हो रही है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि कोई भी पार्टी क्यों ना आ जाए, चाहे पक्ष में हो विपक्ष में हो, 100% कोई भी पार्टी ना जनता को सेटिस्फाइड कर सकती है ना विपक्ष को सेटिस्फाइड कर सकती है। जैसे एक व्यक्ति से पूरा समाज सेटिस्फाइड नहीं हो सकता, तो इसी प्रकार एक पार्टी से पूरा समाज, पूरा देश सेटिस्फाइड नहीं हो सकता, पहली चीज़। अब मैं बात करूंगा कि आखिर ये चीज़ें हो कैसे पा रही हैं, कोई पार्टी इस तरह की चीज़ें कर कैसे पा रही है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल मैनेजमेंट होता है, इसको कहते हैं ब्रांड एंड मीडिया मैनेजमेंट। वर्तमान की सरकार ने अपनी ब्रांड को और मीडिया को और सोशल मीडिया को मैनेज करने का जो काम किया है वो बहुत ही ज़बरदस्त रूप से किया है। क्योंकि कहते हैं ना, जब प्लग को कनेक्टर को लगाया जाता है तभी अर्थिंग उसमें कनेक्टिविटी वायर आती है, सप्लाई चलती है। ठीक उसी प्रकार जनता और सरकार के बीच में जो संवाद होना चाहिए चीज़ों को लेके, आज की डेट में डिजिटल एरा चल रहा है, एवरीबडी यूजिंग सेल फोन, हर आदमी के हाथ में सेल फोन है। तो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है, ये मार्केटिंग की बहुत बड़ी फिलॉसफी है। और तमाम आज हिंदुस्तान में कंपनियां, विदेशी कंपनियां आकर उस व्यापार कर रही हैं। तो यही चीज़ें आज पॉलिटिकल पार्टियां भी कर रही हैं कि किस तरह से जनता के मन मस्तिष्क पर काबिज अख्तियार किया जाए, उनको क्या दिखाया जाए, उन्हें क्या नहीं दिखाना है। जब आप दिन भर लगातार सेल फ़ोन पर वही देखेंगे जो आप देखना चाह रहे हैं या वो दिखाना जो चाह रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका माइंड मैकेनिज़्म बदलना शुरू हो जाएगा। आप कमी से हट जाएंगे, आप अच्छी तो देखेंगे। और इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका है सोशल मीडिया की रही है। मैं कह रहा हूँ वर्तमान सरकार कर रही है तो उसका एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट है, उसके बाद इतनी बड़ी बड़ी टीमें हैं। अन्य पार्टियों को सीखना चाहिए उन चीज़ों से कि ऐसा क्या कर रही है वर्तमान सरकार, जो आज पूरे लोग उनके संग पीछे आ रहे हैं, 400 पार का नारा दे रहे हैं। तो कुछ तो अच्छा करा होगा या कुछ बुरा भी करा होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो एक स्टंट है पॉलिटिकल मैनेजमेंट को कैसे बनाया जाए, कैसे जनता के बीच में अपनी बात को रखा जाए, कैसे एक लहर को बनाया जाए। और इस चीज़ को वर्तमान सरकार ने बहुत अच्छे से करा। यानी कि बड़ी बड़ी आज कंपनियां जो हैं अपने किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उसको मार्केट में लॉन्च जब करती है तो PLC बनाती है, यानी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। एक में प्रोडक्ट लॉन्च करा जाता है, फिर वो धीरे धीरे ग्रोथ की तरफ बढ़ता है, मैच्योरिटी की तरफ आता है और डिक्लाइनिंग पे चला जाता है। तो आज की डेट में कहना गलत नहीं है, तमाम राजनीतिक पार्टियों में से जो वर्तमान सरकार है वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझती है और उस पर काम कर रही है। ये आम व्यक्ति शायद ना समझ पाए इस चीज़ को, लेकिन उस पर अगर ध्यान देगा तो उसको समझ में आएगा कि कैसे काम किया जा रहा है। अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो उस प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करना है, उसको कैसे मतलब एक व्यक्ति के दिमाग में उतारना है। जैसे आप किसी प्रोडक्ट का ऐड बार बार देखेंगे, AI का ज़माना चल रहा है, बार बार आप मोबाइल में देखेंगे कोई चीज़ तो आपका मन करेगा यार इसको ले लेते हैं। ये क्यों होता है कि कहीं ना कहीं आपके माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो चीज़ें प्रवेश कराई जाती हैं और इस चीज़ पर बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं। आज राजनीतिक पार्टियां भी करना शुरू कर दिया है, इसी वजह से इसका फ़ायदा तमाम राजनीतिक पार्टियां ले रही हैं। ये बहुत ज़रूरी आज की चर्चा इसी वजह से हुई थी। हमसे जुड़े रहने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए, हम लोगों को देखने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर पुनः आप सभी लोगों का धन्यवाद करूँगा। सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।